चलिए, कंसंट्रेशन पूरा एकदम फोकस चाहिए। जो हेड है नया, उस हेड का नाम क्या बताइए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि इसके पहले मैंने 4 हेड आपके साथ कंप्लीट किया है। एक है सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी। कोई भी इनकम जो अगर इस 4 हेड में नहीं आता, कोई भी इनकम जो इस 4 हेड में नहीं आता, वो टैक्सेबल हो जाता है कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अगर मैं बात करूं इसका वेटेज ऑफ मार्क्स, अगर मैं वेटेज में बात करूं इस हेड का, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर मैं बात करूं एक सीए के लिए, तो सीए के लिए ये 4 से 5 मार्क्स का अगर अलग से क्वेश्चन आया तो आएगा, वरना ये 2 मार्क्स का पॉइंट बन के आता है आपके सम्स का, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक सीएमए का, तो ये अकेला आने का प्रोबेबिलिटी रखता है कितना मार्क्स का? 7 मार्क्स का, ठीक है। अब अगर नहीं आया तो नहीं आएगा, आएगा तो 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो भी है, सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें आपको क्विक समझना है, ठीक है। इसके सम्स को भी करवाया जाएगा, बट नॉट मोर देन लाइक व्हाट वी हैव डन इन पीजीबीपी। अदर सोर्सेज में जितना आप सम्स किए उतना उस लेवल में नहीं, हार्डली 5 to 6 सम्स काफ़ी रहेगा आपके एक्सप्लेनेशन को बेटर करने के लिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक तरह का रेसिडुअरी हेड होता है। रेसिडुअरी हेड क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज जो बाकी 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होता, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मेरे लिए चार्जिंग सेक्शन है, वो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 जो ये बोलता है, लिस्ट देता है। क्या देता है बोलो? लिस्ट देता है। क्या चीज़ का लिस्ट देता है? ये लिस्ट देता है एक ऐसे इनकम का जो टैक्सेबल अंडर दी हेड कौन सा है बोलो तो? अदर सोर्सेज में। आर वी थ्रू विद दिस? ये एक ऐसा लिस्ट देता है जो टैक्सेबल होगा कौन से सोर्सेज में बताइए? अदर सोर्सेज में। सो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट में क्या दिया हुआ है हम लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि लिस्ट में क्या दिया हुआ है। एक सेकंड, ओके। लिस्ट में क्या दिया हुआ है? बेसिकली ये बात करता है एक ऐसे इनकम का, ये बात करता है किसका बोलिए? एक ऐसे इनकम का जो टैक्सेबल होगा कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यानी कि इनकम टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम taxable under income from other sources. What are those income which are taxable under income from other sources? Let's understand this. Number 1 आता है बेटा डिविडेंड। नंबर 1 क्या आता है बोलियो? डिविडेंड। याद करिए, आप लोग कुछ सम्स कर रहे थे तो डिविडेंड दिख रहा था। डिविडेंड एक ऐसा इनकम है जो कंपनी देता है अपने शेयर होल्डर्स लोगों को जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करता है। तो कंपनी अगर डिविडेंड देगा तो आपके हाथ में वो डिविडेंड कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा बताइए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। दूसरा, अगर आप कुछ भी तरह का विनिंग करते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, कार्ड गेम्स और एसेट्रा, ठीक है। अगर आप कुछ विन करते हैं लॉटरी से, पजल से, कार्ड गेम्स, एसेट्रा से, तो ये कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा बताइए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नंबर 3, अगर आपको कोई भी तरह का इंटरेस्ट मिलता है ऑन किस पे बताइए? सिक्योरिटीज पे। इफ यू अर्न एनी इनकम फ्रॉम ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है। इफ यू अर्न एनी इनकम ऑन व्हाट बोलो? सिक्योरिटीज। अब ध्यान से देखिएगा, जो भी आप इनकम अर्न करते हो सिक्योरिटीज में, अगर कोई भी तरह का शेयर्स हेल्ड एज एसआईटी का मतलब स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप कोई शेयर हेल्ड करते हो एज अ स्टॉक इन ट्रेड, देन
देन टैक्सेबल अंडर कौन सा हेड बोलिए, पीजीबीपी। देन टैक्सेबल अंडर विच हेड बोलो तो पीजीबीपी। आर वी थ्रू विद दिस? प्लीज ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या क्या, देखिए नंबर 1 डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड अर्न कर रहे हो तो टैक्सेबल कहाँ होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नंबर 2 अगर आप लॉटरी, पजल, कार्ड गेम्स में अर्न करते हो तो टैक्सेबल क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कोई भी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब जानते हो, शेयर्स वगैरह में आप पैसा डाले हो तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, वो नॉर्मली टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट मेरा वो सिक्योरिटी धंधा है, कोई कोई कंपनी होता है जो ब्रोकर होता है जिसका धंधा ही होता है इन्वेस्ट करना, तो उसके लिए शेयर्स क्या हो जाता है, स्टॉक इन ट्रेड, तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा उन लोग के लिए कहाँ पे, पीजीबीपी में। ठीक है, सिचुएशन वाइज देखिएगा, जैसे कि आप इंटरेस्ट लगा रहे हो आपको मिल रहा है तो हम लोग के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हम लोग बिजनेस की तरह उसको इन्वेस्ट करते, स्टॉक की तरह यूज करते, तो मेरे लिए क्या रहेगा, पीजीबीपी। क्लियर है ना अच्छी तरह से? नेक्स्ट रेंटिंग। भैया रेंट तो आप बोला था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है, यहां क्यों आ रहा है, पहले देखो तो रेंट क्या कर रहे हो, रेंटिंग फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ P&M। P&M मतलब प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी या फिर बेटा क्या बताओ, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी या फिर क्या बोलो, फर्नीचर, क्या करते हो बोलो, रेंटिंग फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और क्या बोलो, लैंड। आप इस रेंट को करके, मतलब ये सबको रेंट पे देके इनकम, मतलब रेंट देके जो भी पैसा आता है वो टैक्सेबल होगा कहाँ पे बोलो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन अगर ये करना आपका क्या है, रेंट करना आपका बिजनेस है, तो टैक्सेबल हो जाएगा कहाँ पे, पीजीबीपी में। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको अच्छी तरह से? एक बार शुरू से रिकैप करते हैं, क्या क्या इनकम टैक्सेबल होता है अंदर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, कार्ड गेम्स एसेट्रा। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, लाइक कोई शेयर्स अगर आप हेल्ड करते हैं एज अ स्टॉक इन ट्रेड, देन टैक्सेबल अंडर दी हेड कौन सा, पीजीबीपी। आर वी थ्रू विद दिस? फिर रेंटिंग फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट ये करना अगर आपका क्या है बोलिए, बिजनेस है, तो कहाँ पे जाएगा, पीजीबीपी में। किसी को कोई डाउट है? बिल्डिंग लेट आउट कर देंगे आप तो वो तो फिर हाउस प्रॉपर्टी हो गया, और हाउस प्रॉपर्टी हो गया तो वो रेंट फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट करना अगर आपका धंधा भी है फिर भी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाता है, इसीलिए मैंने वो इंक्लूड किया जो आपका हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। याद करिए, आपको इसमें से कोई हाउस प्रॉपर्टी दिख रहा है, लैंड प्लस बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी था, इंडिविजुअल लैंड नहीं। ये मैंने आपको उसमें भी बताया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, कि अगर खाली लैंड को तुम रेंट पे दोगे और वो देना तुम्हारा धंधा नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर धंधा है तो पीजीबीपी। याद करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, एनी सम रिसीव्ड, any sum received under Keyman insurance policy, any sum received under Keyman insurance policy if not chargeable under PGBP और क्या बोलिए तो सैलरी, इफ नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी और सैलरी। बेटा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब आप जानते हो, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब लाइफ इंश्योरेंस का बात कर रहा है। कीमैन कुछ और नहीं, लाइफ इंश्योरेंस होता है। हर एक घर में एक ऐसा व्यक्ति रहता है बेटा जो कीमैन होता है। जो क्या होता है, कीमैन। कीमैन मतलब समझता है, हर मुश्किलों का चाबी वाला आदमी। कोई भी मुश्किल होगा तो आप उस पर रिलाई करते हो, गार्जियन बोलते हो जिस पे, ठीक है। घर में हर एक जन रहता है,
कि हम लोग आपस में लड़ लिए, पापा आएंगे फैसला हो जाएगा, ठीक है पापा से बात करना है, जिसका डिसीजन फाइनल है, तो वो की मैन है। अब वो आदमी के ऊपर सब डिपेंडेंट है, आपको लग रहा है नहीं बट यू आर डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे मैं अपने घर का की मैन हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर सब डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस सा बात है मेरा जो इंश्योरेंस होगा लाइफ का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर कोई भी रुपया आपको मिलता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी रुपया आपको क्या बोलता है मिलता है, तो वो नॉर्मली टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन मान लो मेरे को वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एम्प्लॉयर करवाया था, तो कौन सा कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी में। और मान लो मैंने जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया था वो अपने बिजनेस का करवाया था, बिजनेस का भी होता है बेटा की मैन इंश्योरेंस, क्योंकि बिजनेस के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, तो अगर उस पर कोई सम मिलेगा तो टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा, पीजीबीपी। लेकिन मान लो ना मेरा बिजनेस है ना मेरा कोई सैलरी है, फिर भी हम अपना की मैन इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, तो वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर हुआ अच्छी तरह से, श्योर है आप लोग। तो ये की मैन है। देखिए इसमें आप लोगों को ना थोड़ा थोड़ा जो पढ़ना है मैं एकदम बेसिक्स में पढ़ा दे रहा हूँ, बेसिक्स मतलब वही फाइनल है, उसको अच्छी तरह से तुमको ग्रूमिंग करके रखना है, बिकॉज अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ना तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसको मत तुम लोग आधा कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब लास्ट है इंटरेस्ट, लास्ट नहीं मतलब सेकेंड लास्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड on compulsory acquisition, interest received on compulsory acquisition of capital asset, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। जो बच्चा लोग थोड़ा सा मेरा पढ़ाया हुआ याद रखा होगा कैपिटल गेन में, देयर वाज अ टॉपिक नोन एज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, जहाँ पे जो कंपेंसेशन मिलता था वो तो कैपिटल गेन बोल के टैक्सेबल होता था, लेकिन मान लो हम लोग उस जो पेमेंट कंपेंसेशन मिल रहा है वो टाइम पे नहीं मिलता है, तो हम लोग उस पर क्या देंगे, इंटरेस्ट। तो वो जो एक्विजिशन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा कहाँ पे बोलो तो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आर वी थ्रू विद दिस? क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? अगर आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं बोलो, गिफ्ट। अगर आप सामने वाले को क्या दे रहे बोलिए, गिफ्ट। उसके बाद अदर इनकम्स, उसके बाद क्या लिखा है बोलो तो, अदर इनकम्स। अब अदर इनकम्स में स्पेसिफाई किया गया छोटे छोटे चीज़ों को। लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ओके। अदर इनकम्स के अंदर क्या क्या आता है? अदर इनकम के अंदर आता है नंबर 1 रॉयल्टी इनकम। कौन सा बोलो, रॉयल्टी इनकम। बेटा रॉयल्टी इनकम मतलब जानते हो, अगर मान लो आज से कुछ साल पहले कुछ कॉलेजेस में जैसे कि फेस्ट होता था ना, तो बड़े बड़े फर्स्ट जैसे कि जवोत्सव हो गया, आपका कोई भी बड़े बड़े कॉलेजेस का फेस्ट होता था, तो स्पीकर के लिए ना हम लोग नहीं आते थे, बट हम लोगों का ना फ़ोटो लगवाता था, क्योंकि वो स्टूडेंट का फुटफॉल होगा, देखेगा कि आ रहा है। स्टूडेंट का फुटफॉल होने से क्या होता था, वहाँ पे जितने भी खाने पीने वाले लोग जो बैठाते हैं उनको प्रॉफिट होगा, तब ना वो लोग स्पॉन्सर करेंगे नेक्स्ट ईयर फिर से। तो ऐसे किया जाता था। तो वो लोग बस हमारा नाम यूज़ करने का हम लोग को पेमेंट देता था। दैट इज़ नोन एज व्हाट, रॉयल्टी इनकम। जब आप किसी को कोई चीज़ का उसके रॉयल्टी की वजह से इनकम देते हैं, दैट इज़ नोन एज रॉयल्टी इनकम। आर वी थ्रू विद दिस? तो दिस इज़ नोन एज व्हाट, रॉयल्टी इनकम। अब मान लो सपोज करो तुम लोग को पता चलेगा कि पास निको पार्क में अरिजीत सिंह आ रहा है गाना गाने, ठीक है। तो अब अरिजीत सिंह गाना गाने आ रहा है तो हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिरदौस नहीं जाएगा अलग बात है, हम लोग जाएंगे, ठीक है। तुम घर जाना तुम टीवी में देखना हम लोग को। तो जो भी हम लोग उसके जो भी है जिन लोग जाएगा, एक तरह का एक रॉयल्टी है ना, क्योंकि वो है तो जा रहे। तो दैट्स द, किसी इंसान को मिलता है अगर वैसा इनकम तो क्या माना जाता है, रॉयल्टी इनकम।
देखो इतना बड़ा वो लोग तो परफॉर्मेंस करने आता है ना, उसका बात अलग है। बट हम तुमको बता रहे हैं कि नाम का वैल्यू भी प्ले होता है। किसी इंसान का नाम की वजह से आप जा रहे होते हो, ठीक है, होता है। अभी मान लो तुम्हारा 4 क्लास है, 4 क्लास का 4 फैकल्टी है, जिसका क्लास तुमको अच्छा लग रहा है उसका क्लास जाने में इच्छा अंदर से होता है, मतलब नहीं जाना हो फिर भी चले जाता है, वो रॉयल्टी पे ऐसा है। कोई लोग बिना बोले आ जाता है। अच्छा सर, अगर आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं सिर्फ नाम यूज़ करना, बट हम जैसे अरिजीत सिंह का ही बात कर रहे हैं, अगर उनका नाम सुन के जा रहे हैं, अगर वो आए नहीं तो मैं एग्जांपल दे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रॉयल्टी कैसे यूज़ करते हैं। नाम का रॉयल्टी होता है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। मैं एक एग्जांपल दिया, ऑब्वियस सा बात है, अरिजीत सिंह बोलेगा तो टिकट बिकेगा, टिकट बिकेगा, तुमने बोलेगा सरप्राइज, एक तो लोकल किसी को खड़ा कर दिया गाने। हाँ हम नहीं देखे, बता पूरा बता। नहीं, वो MS धोनी खुद पहना था टी-शर्ट, तो पहले उसको नहीं मिल रहा था ठीक, और उसके बाद जब वो बताया कि ये वो पहन चुका है, हाँ मिलता है, ठीक ही बोल रही है बच्ची, वो ऐसा रॉयल्टी इनकम काउंट होता है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। अब देखो नेक्स्ट जो इनकम आता है दैट इज डायरेक्टर सिटिंग फीस। डायरेक्टर सिटिंग फीस, डायरेक्टर के बैठने का भी पैसा होता है। बोलने का मतलब है कि डायरेक्टर कंपनी में अगर काम करता है तो उसको सैलरी तो मिलता ही है, लेकिन वो बोर्ड मीटिंग अगर अटेंड करता है ना, वो सब सिटिंग फी होता है, ठीक है, कि वो अपने एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, तो वो जो सिटिंग फी है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अच्छा, जो भी सैलरी मिलता है, सैलरी ऑफ MP, MLA, इन लोगों का सैलरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन लोगों का सैलरी जो इन लोग के हाथ में आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, नॉट इन सैलरी हेड, क्योंकि वो लोग किसी का एम्प्लॉय थोड़ी ना है, तो उन लोग का सैलरी कहाँ टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डन है क्या अच्छी तरह से, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट, रॉयल्टी इनकम हो गया, डायरेक्टर सिटिंग फीस हो गया, सैलरी ऑफ MP MLA हो गया। नेक्स्ट देखो, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। समझ लो फिर आगे डिस्कस करते हैं क्या होता है भैया ये सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पता है बेस्ट चीज़ क्या है, इसमें तुमको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है, बस जानना है कि ये इनकम फ्रॉम अदर्स पूरा उठा के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सैलरी में एग्जाम्पशन है, उसमें डिडक्शन देना है, कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन निकालना है, हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन देना है, किसी को 2 घर का प्रॉब्लम, 1 घर का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, इसमें कुछ नहीं, इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये है क्या सबलेटिंग। मान लो मेरा घर है, मैंने इनको रेंट पे दिया, ठीक है, तो जब ये मेरे को रेंट दे रही है तो मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रहा है, बट इन्होंने क्या किया, मेरे से रेंट पे लेके वही घर इसको सबलेट कर दिया, ठीक है। अब इसके हाथ में जो रेंट का इनकम आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। चीज़ समझे, घर मेरा, मैंने इन्हें रेंट पे दिया, इन्होंने क्या किया, उसको इनको रेंट पे दे दिया, इसी को बोलते हैं सबलेटिंग। तो ये जब रेंट इनको देगी तो इनके हाथ में वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और मेरे को जब रेंट मिलेगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। डायरेक्टर जो सिटिंग फीस हो रहा है वो वाला तो वो अपने काम के टाइम के अंदर ही कर रहा है ना, देखिए अलग से तो टाइम नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ एक्चुअल में आपका जो नॉलेज है वो एकदम सही है, लेकिन चीज़ें ना बहुत अलग होती है। जैसे कि डायरेक्टर आ रहा है, काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रहा है परमानेंट, एक्स्ट्रा काम करने का एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, जैसे कि नहीं एक्स्ट्रा काम है, मीटिंग में बैठना, बोर्ड मीटिंग में आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो। अब हम तुमको एक बात बताते हैं, मान लो मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो कॉलेज में पढ़ाने से मेरे को एक सैलरी मिल रहा है, वो सैलरी हेड में जा रहा है, लेकिन अब मान लो वो लोग एक प्रोग्राम रखा है, फेस्ट रखा है, जिसमें मेरे को फिर से बुला रहा है बोलने के लिए, अगर मैं उसमें परमानेंट एम्प्लॉय हूँ तो सैलरी, बट मैं अगर परमानेंट नहीं हूँ तो मेरे को एक फ़ीस देना पड़ेगा उन लोग को, उसी को बोलते हैं डायरेक्टर, उसी को बोलते हैं सिटिंग फीस, वो मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर परमानेंट होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर परमानेंट होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर परमानेंट होता है।
नहीं, डायरेक्टर सिटिंग फीस अलग होता है। बोर्ड में मीटिंग करने का फीस अलग मिलता है सबको। भले मेरा कंपनी हम दिखाएंगे कि हम सैलरी ले रहे हैं, वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हाँ, क्यों नहीं देगा? 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं लोग। पूरा मिलता है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। अगर तुमको अभी हम लोग लास्ट पीजीबीपी का सम्स किए थे ना, जिसमें इनकम टैक्स रिफंड का बात था, इंटरेस्ट मिल रहा था, उसको वो पीजीबीपी इनकम बोल दिया था। इसको कहाँ ले जाना था बोलो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, जैसे ही 5 एड्स क्लबिंग सेट ऑफ कंप्लीट होगा विद डिडक्शन, तब आपको बहुत मजा आएगा टैक्स लायबिलिटी निकालने में, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, पूरा 5 एड्स का खेल है। ठीक है, अच्छा से करना है, पढ़ना है, 70 के ऊपर जाना है आराम से। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। इंटरेस्ट ऑन क्या बोलो? इनकम टैक्स रिफंड। अगर आप इनकम टैक्स रिफंड करेंगे तो कोई भी तरह का आपको जो इनकम आएगा वो टैक्सेबल होगा। कहाँ पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ, देखो हम बताते हैं क्या होता है। आप एक्स्ट्रा टैक्स दे दियो, ठीक है। अब और देयर इज़ अ कंसेप्ट इन FM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विच सिंपली मीन्स दैट अ वैल्यू ऑफ मनी विल बी ग्रेटर देन टुडे। ठीक है, इफ़ उसका वैल्यू को देखने जाओगे, बट उसके कंसिडरेशन पे देखने जाओगे तो आज के समय पे जो 10 रुपया में मिल रहा है वो कल 10 रुपया में नहीं मिलेगा। ये एक बात भी हो सकता है। दूसरा बात, हमको मान लो मेरा 10,000 रुपया इसके पास है, ठीक है, अब ये मेरे को नहीं दे रही है, तो अगर वो मेरे को दे देती तो हम 10,000 रुपया कहीं इन्वेस्ट करके उसको 15, 20, 25 हज़ार कमा सकते थे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर लेट हो तो वो इंटरेस्ट के साथ देगा ना कि तुम रख ले लो, तो वो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड होता है, वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और भी इंटरेस्ट होता है, बताए तुम लोगों को, बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, ये जो FD हो गया, ये जो आप अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट करके रखते हो। देखिए आप लोग को तो अभी इतना फाइनेंस के बारे में आइडिया है नहीं, you have to become a financial literate. Keeping in bank account in FD will give you a return of at least 7% in a year. But if you are properly capable to earn from the market, you can earn, because वो financially literacy है। ठीक है, अब जैसे कि तुम लोग के सामने मैं एक बार एक स्टॉक का बात किया था IRB का, ठीक है, वो 65 का था, है ना। Now it is 74 point something within 2 to 3 days। ठीक है, अगर आप इसमें 1000 शेयर लगाए होते तो आपका 2 दिन में 10,000 होता प्रॉफिट। ठीक है, तो दिस इज, अब इसका रिटर्न ऑब्वियसली बैंक से क्या है, ज़्यादा है। रिस्क भी है, ऐसा नहीं है रिस्क नहीं है, बट अच्छे स्टॉक्स पे आपको रिस्क का क्या रहेगा, जैसे रिलायंस, आप आँख बंद करके जितना पैसा डालना है डाल सकते हैं। कभी सोचोगे? टाटा, ITC, अब तुम हैरा गहरा पांडु वांडू के जाके किसके पास डाल के डाल दियो, उसका बात अलग है। अब तो बोलने का मतलब है कि बैंक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी टैक्सेबल कहाँ होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मान लो तुम लोगों का औकात बहुत है, तुम लोग लोन गिवन है, तुमने लोन दिया है, तो तुमने जब लोन दिया तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, तुमने जब लोन दिया तुमको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो तुम्हारे लिए इनकम है ना, वो भी टैक्सेबल कहाँ होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। होप्स यू आर गेटिंग दिस, यस और नो? डन। अच्छा, कोई भी तरह का अगर आपको अमाउंट रिसीव्ड होता है, अमाउंट रिसीव्ड अंडर फैमिली पेंशन, अगर पेंशन का कोई भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं अंडर फैमिली पेंशन, मतलब सैलरी वाला नहीं, फैमिली पेंशन, तो ये टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा बोलिए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहाँ टैक्सेबल होगा बोलिए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। होप यू आर गेटिंग दिस, यस और नो? दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ कि क्या होगा टैक्सेबल और क्या नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम लोगों का जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को तुम देखते हो तो यहाँ पे मैंने बहुत ही क्यूट वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको लिखाया है और यहाँ पे जो ड्राफ्टेड है। डिफरेंस क्या है?
दोनों ही एक ही बात बोल रहे हैं बट थोड़ा क्लैरिटी के साथ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए। फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओनली। मतलब आंख बंद करके वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओनली। जैसे कि डिविडेंड हो गया। कैजुअल इनकम मतलब जानते हो बेटा, वही पजल, लॉटरी, वही कैजुअल इनकम है, ठीक है। एनी सम रिसीव्ड एज एन एडवांस अदरवाइज इन अ कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफ सब सम इज क्या बोलो तो फॉरफिटेड। याद करिए, एडवांस मनी फॉरफिटेड आफ्टर 2013 विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस करना है, ठीक है। समझ रहे तुम लोग धीरे धीरे सब। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन, अभी बताया ना कंपेंसेशन पे जो कंपलसरी एक्विजिशन पे इंटरेस्ट मिलता है वो। सम ऑफ मनी एंड सर्टेन एसेट अक्वायर्ड, ये बेसिकली तोतला के एक ही चीज बोलना चाहता है, क्या बोलो? गिफ्ट, ठीक है। बस उसके बाद उसको एफ का नीड नहीं है। इधर देखो, फिर ये आ गया इफ सच इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, तब वो टैक्सेबल होगा कहाँ पे बोलो तो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसका डिस्कशन तो कर ही चुके हम लोग, है कि नहीं? की मैन होगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होगा, इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी होगा, कॉम्पोजिट रेंट होगा इफ इट इज इनसेपरेबल। याद करो, बोले थे रेंट, फर्नीचर, ये अगर धंधा है करने का तो पीजीबीपी, नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बेटा एक बार सिंपल से इसको रीड कर लेना और इसमें कुछ झमेला नहीं है, ठीक है। पढ़ना मत, कॉपी में लिखे हो ना जो लिखा है। अब आ जाओ डिडक्शन, नेक्स्ट पेज में डिडक्शन अलाउड सेक्शन 57। आज कंप्लीट हो जाएगा बेटा, हेड कुछ है नहीं, ठीक है। डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 57, ठीक है। हाँ, स्वेटर पहनो बेटा, खाना पीना खाओ, खाली चूड़ा भाजा खाने से नहीं होगा। डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन कौन सा बोलो? 57। 10 मिनट बाद ऑन कर देंगे, मेरा को भी गर्मी लगेगा। रिलैक्स ब्रो। देखो डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन क्या बोलो? 57। ध्यान से देखो, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शन। बेटा ध्यान से, इसमें जैसे कि सैलरी में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16, याद करो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। उसी तरह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रिपेयर, मिलता है ना। कैपिटल गेन में भी डिडक्शन आपको मिलता है, एग्जेम्पशंस जितने भी है 54 वगैरह का। पीजीबीपी में क्या ही बोले, पूरा चैप्टर ही डिडक्शन का है, उसमें तो डिस्कशन ही नहीं करना है, तो थक ही गए भैया हम लोग उसका डिडक्शन पढ़ के। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 3 तरह का डिडक्शन है जो आपको लेना है, ठीक है। जिसमें से नंबर 3 वाला पॉइंट में देखो क्या लिखता है। नंबर 3 से क्यों शुरू करते हैं भैया, आप टोटकाबाजी करते हैं। ध्यान से देखो, इन केस ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन, मैंने अभी आपको बोला ना जान कि अगर आप कंपेंसेशन आपको मिल रहा है, कंपेंसेशन विद इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है कहाँ टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो बोलता है वो जो इंटरेस्ट जो है वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करने जा रहे हैं ना, उसमें ना कुछ एक डिडक्शन ले लीजिए। उसमें क्या ले लीजिए? डिडक्शन ले लीजिए। मान लो तुम्हारे इंटरेस्ट ऑन इनकम आया है, मान लो 5 लाख इंटरेस्ट आया, ठीक है। लॉ बोलता है आप डिडक्शन ले लो, कितना का? अ सम इक्वल टू ऑफ सच इनकम एंड नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी अदर क्लॉजेज ऑफ दिस सेक्शन। मतलब 5 लाख का इंटरेस्ट है तो तुम 5 लाख ले जाते कहाँ पे? पूरा 5 लाख का ले जाने का नीड नहीं है, कितना ले जाओगे? 2.5 लाख रुपया, 50% का क्या दे दोगे? डिडक्शन दे दोगे। यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना जाएगा? 2.5 लाख। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? नहीं पढ़ो, एक बार पढ़ो तो ये वाला पढ़ो। कोई भी तरह का अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं कंपनसेशन एंड एनहांस्ड कंपनसेशन में, याद कर वो कंपलसरी जब एक्विजिशन होता है तो इंटरेस्ट, अगर कंपलसरी एक्विजिशन का पैसा टाइम पे पेमेंट हो जाए तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट देंगे ना। तो वो इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहाँ टैक्सेबल होगा बोलिए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लॉ बोलता है कि आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करिए विद बाय टेकिंग 50% ऑफ डिडक्शन।
मेरा इंटरेस्ट 5 लाख का है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 5 लाख टैक्सेबल नहीं होगा, कितना टैक्सेबल होगा 2.5 लाख, 50% का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए फैमिली पेंशन वाला पढ़िए, तो क्या बोल रहे हैं, फैमिली पेंशन कहाँ टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ना, देखो तो कितना डिडक्शन दे रहे हैं, जो भी आपको देखिए जो भी फैमिली पेंशन मिल रहा है आपको डिडक्शन लेना है, कितना का लेना है, 1/3 उस इनकम का और 15,000 विच एवर इज लेस, जो अमाउंट लेस आएगा उसका आप क्या ले लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है, उसका आप क्या ले लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे। आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर कोई भी तरह का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन टू अ बैंकर और एनी अदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजिंग सच इंटरेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द एसएससी। देखिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन जब मैंने इन्वेस्ट किया तो मैंने ब्रोकरेज दिया था, दलाली कमीशन ये सब दिया था, तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? याद रखने वाला पता है पॉइंट नंबर 2 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि अगर कंपनसेशन मिल रहा है तो कितना परसेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 50% का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और फॉलोइंग अमाउंट्स आर नॉट डिडक्टेबल, फॉलोइंग अमाउंट्स आर नॉट डिडक्टेबल। कौन कौन सा अमाउंट डिडक्टेबल नहीं है, प्लीज ध्यान से देखिए। एनी पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द एसएससी, कोई भी तरह का पर्सनल एक्सपेंसेस किसका बताओ, एसएससी का, नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, तुम्हारा खुद का पर्सनल खर्चा है, भाड़ में जाओ, डिडक्शन मिलेगा नहीं। ठीक है, एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस इन रिलेशन टू विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम, अदर गेम, एनी सॉर्ट फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग और एनी फॉर्म ऑफ नेचर। मान लो तुम लोग बोले हम लोग लॉटरी टिकट खरीदे थे 1000 रुपया का, उससे मेरे को इनकम हुआ है 10,000 का, तो हम टैक्स 10,000 में नहीं देंगे, हम टैक्स देंगे कितना में, 9,000 में, क्योंकि 1000 रुपये का क्या है, लॉटरी टिकट। लॉ बोलता भाड़ में जा, नहीं मिलेगा ये सब। समझ आया? लॉटरी टिकट, गैम्बलिंग, कार्ड, सट्टाबाजी, क्लब एंट्री, कैसीनो में गए हो तो एंट्री देना पड़ता है, वो एंट्री का डिडक्शन ले लेंगे इनकम से टैक्स देने के लिए, वो सब कुछ नहीं होने वाला। डायरेक्ट अमाउंट टैक्सेबल होगा, कोई तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पढ़ लो एक बार, 57 मंथ से पढ़ लो। सबसे इजीएस्ट हेड है, करना ही कुछ नहीं है, बस लोरी की तरह सुनना है और चले जाओ। देखो फायदा देखने जाओगी तो बेटा जिंदगी में फिर एक ही फायदा है, पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि एट द एंड छोड़ के ही जाना है, तो क्या फायदा पढ़ के सब कुछ। अब फायदा के हिसाब से देखना तो हिसाब अलग हो जाएगा भाई। अब हम पागल, इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तुम पागल है। इस हिसाब से ना शादी करना चाहिए ना बाल बच्चा, क्या फायदा पैदा करके, जाना तो है। कोई सेंस है तुम लोग का फायदा देख के पढ़ना? इंटर के बाद पैसा छापना है तो बेटा टैक्स अच्छा रखो, माँ बाप का कंधा बनना है हम लोगों को, अच्छा से बनना, ऐसा नहीं कि टेढ़ा हो जाए माँ बाप, एक ठो कंधा तुम्हारा ठीक से दे ही नहीं पा रहा है, एकदम कंधा टू कंधा खड़ा हो जाना। पापा को बोलना पापा बहुत हुआ, आराम करिए घर में, अब हम आगे देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो ए डिविडेंड वाला ना अभी नहीं पढ़ना, नेक्स्ट आ जाओ गिफ्ट में। कौन खत्म? हम पहले ना डिविडेंड रिलेटेड ना क्वेश्चन आता भी था, अब डिविडेंड रिलेटेड कुछ लॉ बचा ही नहीं अच्छा वाला। क्या पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ाएंगे तो बोलोगे पैसा नहीं वसूल सब पढ़। कभी कोई नहीं बोलता है, अभी सोचते हैं। अरे तुम औलाद लोग को जानता नहीं, बच्चा लोग को। आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओए ज़्यादा तेज में नहीं ना चला दिए तुम लोग को, समझ आया ना ठीक से?
फिर बाद में बोलेगा तेज में दौड़ा दिए। इधर आओ, हम पूरा टैक्स का बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगा स्टार्ट हुआ खत्म हो गया ऐसा। तेरा तो कभी घर में इशू है, कभी कैपिटल गेन में इशू है, तेरा तो इशू ही इशू है। कैपिटल गेन में सर 3 दिन तो ऑप्शन किए थे। 3 दिन आपने नहीं किया था? हाँ 3 दिन किए थे। 2 दिन किया था ना? 3 दिन किए था। बस अनिल बोल दिया 3 दिन मतलब 3 दिन, हिसाब में वो खराब नहीं है। ओ इसीलिए बेटा वीडियो दे दे इसको। वीडियो देखे? फिर भी नहीं समझ आया। नहीं 2 दिन भी नहीं, 1 दिन। पहला क्लास याद रहेगा। 3 दिन ऑप्शन किया था। इधर आओ। Where any person receives in any previous year from any person or on the first day of April, amount shall be taxable as income from other sources. ओ भैया कौन गाली दिए यार, कुछ समझ नहीं आया भैया। पहले ना हम तुमको एक चीज़ समझा देते हैं, गिफ्ट टैक्सेबल होगा। गिफ्ट क्या होगा? लेकिन जैसे ये गिफ्ट का चैप्टर है ना, गिफ्ट है ना, गिफ्ट, इसके जस्ट नेक्स्ट पेज में देखो एक्सेप्शन दिया हुआ है, देख पा रहे हो क्या दिया हुआ? बोलो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो दिया हुआ है अपने पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है? कि गिफ्ट अगर देने वाले ये लोग हैं तो टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट अगर देने वाले ये लोग हैं तो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है? सबसे पहले देखो, इट शैल नॉट बी टैक्सेबल इफ सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड। टैक्सेबल नहीं करेंगे। देखिए गिफ्ट में मिलेगा क्या बेटा आपको? आइदर मनी मिलेगा या फिर कुछ प्रॉपर्टी मिलेगा, यही 2 चीज गिफ्ट में मिलेगा। और तो कोई चीज आपको गिफ्ट में मिलने से रहा, मनी मिलेगा या फिर प्रॉपर्टी मिलेगा। तो बोल रहा है अगर मनी और प्रॉपर्टी किससे मिल रहा है? बोलो किससे मिल रहा है? बोलो कोई भी तरह के रिलेटिव से, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। रिलेटिव से मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, मैरिज लिखा है, मैरिज एनिवर्सरी नहीं लिखा है। मैरिज एग्जाम में मैरिज एनिवर्सरी पढ़ना भूल गया तो भैया मैरिज देखे थे तो टैक्सेबल नहीं किए। मैरिज एनिवर्सरी लिखा रहेगा तो मैरिज एनिवर्सरी पे मिलने वाला गिफ्ट टैक्सेबल होगा। मैरिज लिखा है, शादी लिखा है, या फिर ऐसा कुछ सवाल लिखेगा कि एसएससी के बेटे का शादी है, ठीक है? एसएससी के बेटे का शादी है और कुछ गिफ्ट मिला है, तो क्या टैक्सेबल होगा एसएससी के हाथ में? बेटे को मिलेगा तो बेटे के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि उसी का शादी है। लेकिन बेटे के शादी में गिफ्ट अगर इसको मिल रहा है, ये कौन हिसाब है सर? ये तो समझा दीजिए कि उसका शादी हिसाब मेरा मान लो, तो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। तुम लोग को कभी शादी भी अटेंड नहीं किए हो, हम समझा, ये पगला तो ये लोग। तुम लोग पटना उटना का होके सर शादी जिस करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा ना। जो दहेज प्रथा चलाई रखी हो पूरा बिहार में, ठीक है? तब तो अभी मुंह मत खुलाओ, अभी पूरा माँ बहन हो जाएगा, शांत रहना। नहीं हमको सुनना नहीं है। दहेज प्रथा है बट यहाँ दहेज नहीं गिफ्ट बोला जाता है और कुछ नहीं। तुम लोग में बिकता है लड़का। हाँ बिकते हैं। ऐसे बोल कितना लेगा तुम? होता है हम लोग में कम से कम छुपा के दहेज है। नहीं वहाँ पे वही तो वहाँ खुलेआम कर रहे हैं, गिफ्ट के तौर पे तो नहीं लेते हैं। खुलेआम अभी मेरा एक तो ड्राइवर है, उसकी बेटी का उसको शादी करना है, वो मेरे को बोल रहा है कि जो लड़का पसंद है वो एक तो बुलेट गाड़ी मांग रहा है, 2 लाख कैश मांग रहा है, और क्या क्या मांग, बुलेट गाड़ी बोला, 2 लाख कैश मांगा, और फर्नीचर बनवा के देना है, घर सजा के देना है। वो बोला नहीं करेंगे शादी। हम बोले आपको नहीं करना होगा। ये हाल है। और जब अपना बेटा का, अब देखो भगवान तो लात मारेगा ना कहीं से। जब अपना बेटा का शादी था तो 12 लाख का डिमांड करके आया था, ठीक है? अब भगवान उसको उल्टा तो देगा ना, बेटा है तो बेटी भी रखना पड़ेगा। ये सब लोग खराब है। मज़ा आ गया हमको। मिलता है बाबा, बेटा बाप लोग को मिलता है। देखिए एक होता है ना
जैसे बात का तरीका होता है ना, वो पूरा दहेज लगता है, मतलब प्रॉपर वो लगता है कि हम वो लड़की से उसको मतलब ही नहीं है, वो बात ही कर रहा है इसका। और एक तो हो जाता है कि ये सब हम लोग देंगे गिफ्ट पे अपनी बेटी को। अरेंज मैरिज तो मतलब वही है या तो आजकल लव यू अरेंज मैरिज जो है उसमें भी वही है। ठीक है, तुम लोग इमोशनल मत हो ऐसे। ना होना आ जाओ आ जाओ। रिलेटिव से गिफ्ट मिले टैक्सेबल नहीं है, शादी में मिले टैक्सेबल नहीं है, कोई भी विल में मिले या इनहेरिटेंस में मिले, वसीयत लिख के कोई चला गया कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी इसका। विल मतलब होता है क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे नहीं, वसीयत जो लिख के जाया जाता है। मान लो दादा दादी लिख दे तुम्हारे नाम पे कुछ, तो वही। देखो एक तो होता है ना कि बिना लिखे आदमी चल बसा तो प्रॉपर्टी उसके लीगल एयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक इंसान लिख के दिया कि मेरा प्रॉपर्टी इसको भी जाना चाहिए, उसी को। अब वो तुम्हारा रिलेटिव भी हो सकता है या तुम्हारा साइड में रखा हुआ कोई भी हो सकता है, ठीक है, सीधा बात है। रखा हुआ मतलब अगर तुम्हारा अफेयर चल रहा है तो बाहर। अब इधर देखो, मान लो मेरी साइड में 2 गर्लफ्रेंड है और घर में एक बीवी है, ठीक है। अब बीवी से मेरा ठीक ज़िंदगी चल रहा है, ठीक है, बट हमको है कि मैं जो 2 ठो रखा हूँ उसके नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी कर जाऊँ। तो अब कर गया तो फिर वो जितना भी मेरी बीवी मेरे मरने के बाद छाती पीट ले, वो प्रॉपर्टी उसके नाम होने वाला नहीं, उसी के नाम होगा, ठीक है। नहीं तो फिर वो विल जो रहता है ना रजिस्टर्ड होता है बेटा, जहाँ रजिस्टर्ड करने जाती है वहाँ पे नोट रहता है कि प्रॉपर्टी इसके बाद इसको बिलोंग हो जाएगा। मतलब जिनको हम देना चाहते हैं उनको पता ही नहीं है, तो वो फिर गवर्नमेंट का हो जाएगा, जो किसी का नहीं वो गवर्नमेंट। फिर वो जो पूर्वज वाला जायदाद होगा वो, या फिर आप अलग से लिख के जो मेरा ओनरशिप पे है, अच्छा, पूर्वज वाला का नहीं बात है, जो मेरा ओनरशिप पे। ठीक है, तो जो आते चल रहा है आप पे आया पूर्वज वाला भी, और आप खरीद के भी रखे, दोनों के लिए अलाउड होता है। हाँ, जिसमें हम लिखना चाहे, जिसको लिखना चाहे, जिसको मने जिसको। मान लो हमको दिनेश सर से प्रेम है, ठीक है? हम लिख दे दिनेश सर के नाम, तो बात अलग है। आ जाओ, अब दिनेश सर का बात अलग है, बाल बच्चा वाला आदमी है। इधर आओ, इधर देखो। इन कंटेम्पलेशन, इन क्या बोलो, कंटेम्पलेशन ऑफ क्या बोलो, डेथ। किसका? पेयर का, डोनर का, एज द केस में भी, मतलब किसी का डेथ हो गया, ठीक है। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मतलब उसके मौत के वजह से वो प्रॉपर्टी मेरे को मिल रहा है एज अ डोनेशन, ठीक है, या एज अ पेयर, तो वो टैक्सेबल जो है वो होगा नहीं, ठीक है। देखो हम तुमको बताते हैं, डेथ हुआ किसी का भी, डेथ के बाद प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट होता है, वो एक बात हो गया। डेथ हो के ये प्रॉपर्टी किसी को डोनेशन में दे दी है, ठीक है, तो जिसको डोनेशन में दे रहे हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होगा, मिलने वाले का हिसाब से समझो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? क्योंकि डोनेशन है ना वो, तो तुम बोलोगे कि देखिए आपके पास जा रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, आपको देना नहीं जाएगा, क्योंकि वो किसी के डेथ के बाद मेरे को डोनेट किया गया, ठीक है। वो तो बिल लिख कर तो नहीं गया, तो कैसे मतलब उसको देखो कैसे समझाए तुम लोगों को। रतन टाटा जो है ना, रतन टाटा, जैकमा एक इंसान है, ठीक है, ऐसे अली बाबा का जो फाउंडर है जैकमा, दिस तुम्हारा जैकी चैन जो एक क्या था, डायनासोर, हाँ, कराटे में जो था, अरे वो मार्शल आर्ट्स जिसको बोलते, ठीक है, वो लोग बहुत पैसा कमाए हैं, लेकिन सब का सब मरने के बाद लिख दिया गया है कि डोनेट हुआ सारा प्रॉपर्टी, 80% प्रॉपर्टी। जैकी चैन, हाँ, वो बोला कि मेरा बेटा को अगर बनाना होगा अंपायर खुद बनाएगा, हम नहीं देंगे। खुद लिखा मतलब डोनेट कर दिया ना, तो जिसके पास पैसा आ रहा है वो तो ना खुद को, जिसके पास आ रहा है वो तो ना विल पे आ रहा है ना इनहेरिटेंस पे आ रहा है। विल हो जाता है कि हम लिख के गए
ठीक है, जिसमें हम लिख देते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये मिलना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग डोनेशन लिख देते हैं, किसी को भी जा सकता है, गवर्नमेंट जैसा रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से बांट देगा। हाँ, जैकी चैन जो है ना उसका करीब करीब नहीं करके 25 से 30 घर है, वो सब बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ देखो अब क्या होगा, कितना पॉलिटिक्स है वो सब में तो नहीं आता। आप समझे नहीं, वो तो मर गया, आत्मा तो बांटेगा नहीं, वो गवर्नमेंट में जाता है। गवर्नमेंट जब उसको खोलता है वो डोनेटेड रहता है, तो जैसे ही गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड रहता है वो हिसाब का डोनेशन होता है। अगर वो लिख के जा रहा है वो तो वेल हो गया, वो सिंपल सा डोनेट कर देता है सरकार को कि वो अपने अनुसार उसको यूज कर दे। वो तो आई डोनेशन हुआ, गला डोनेट कैसे करेगी? नहीं, देखिए वो म्यूजियम में रखना एक बात है कि वो एंजल माना, क्या तो नाम दिया गया था ना उनको, लता मंगेशकर का बात कर रही है ये, एंजल कुछ बोला गया था, ऐसा ही कुछ वर्ड था, ठीक है, आवाज़ के वजह से। वो एक यूनिक गला है उनका, ठीक है, तो उनको रिस्पेक्ट पे उनका एक म्यूज़ियम है। लता मंगेशकर का रिकॉर्ड्स बहुत अनब्रेकेबल है। आई थिंक कि आज तक के इंडिया में जितने भी यंगस्टर आ जाएंगे वो लता मंगेशकर का तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे, अवार्ड से लेके सॉन्ग से लेके। उनकी बहन ही उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई तो फिर और क्या तोड़ेगा। आशा भोसले भी अच्छी सिंगर है, ख़राब सिंगर थोड़ी ना, लेकिन उतना रिकॉर्ड्स बहुत है उनका अनगिनत। कभी कभी लाइफ में ना एक व्यक्ति पैदा हो जाता है जो बहुत ही अलग रहता है, जिसका आप कभी चेंज कुछ कर नहीं पाएंगे, रिकॉर्ड कुछ तोड़ नहीं पाएंगे। लता मंगेशकर हो गई, सचिन तेंदुलकर हो गए, दिस आर द पर्सन्स हु आर बोर्न वंस, जो कुछ करके चले जाते हैं। माइकल जैक्सन हो गए, डांस में अपना हिप हॉप डांस में एक फेमस पॉपुलैरिटी छोड़ के चले गए, उसको रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, किसी का रिप्लेसमेंट नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे बात क्या है, तुम लोग कहाँ से कहाँ ले गए मेरे को बे, यहाँ पे मतलब कहाँ से कहाँ गिफ्ट पढ़ाते देखो, तुमको अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है लोकल अथॉरिटी से, तुमको अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है किससे, बोलो लोकल अथॉरिटी से, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, हॉस्पिटल से या कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल से, ट्रस्ट से तुमको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मान लो एजुकेशन वाले लोग तुमको स्कॉलरशिप दिया, अब गवर्नमेंट बोला टैक्स दो, नहीं, ठीक है। तुमको कोई भी पैसा मिल रहा है कोई भी इंस्टीट्यूट से जो रजिस्टर्ड है 12A और 12AA और 12AA, तुमको मैं समझा दूं ये क्या है, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ वगैरह है। एनजीओ वगैरह तुमको कुछ गिफ्ट दिया है तो तुम्हारे हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगा। समझ आ रहा है? हाँ, ये सेम सब रजिस्ट्रेशन नंबर है सेक्शन का, एनजीओज का अलग अलग। लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट, लोकल म्यूनिसिपैलिटी, पेंटिंग वेंटिंग बना ली होगी, तुमको कुछ दे दिया होगा, कुछ नहीं देता है बाबू। एनजीओ को डोनेशन मिलता है, उससे एनजीओ तुम्हारा बेनिफिट करता है, तो तुमको वो डोनेट नहीं कर रहा है, तुम्हारा वो हेल्प कर रहा है। चीज़ों को समझो, वर्ड अलग अलग है। एनजीओ को जो पैसा मिलता है वो हुआ डोनेशन, ठीक है। अब तुमको हम हेल्प करेंगे तो तुम क्या बोलेगे, हमको डोनेट किए है, तुमको कहाँ से डोनेट करेंगे, तुम तो एक हेल्प हुआ तुम्हारा, ठीक है। ये सब चीज़ है। मेरा एक खुद का एनजीओ है, लियो कोलकाता दिशा, ये मेरा खुद का एनजीओ है, अभी भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। हाँ, तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे ऑन रिकॉर्ड में, बता रहे। ये जो लियो कोलकाता दिशा है, इसका 10 इवेंट होता है साल का। अब ये जो तुमको एकदम दिख जाएगा, ये लायंस क्लब, सुने हो लायंस क्लब, उसका ये सब्सिडरी है। ये फॉल होता है डिस्ट्रिक्ट 322B1, ये इसका एनरोलमेंट नंबर है 322B1। मतलब जैसे कि कोई इंसान मेरे को डोनेट करेगा
तो उसको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। 322B1 मतलब ये नंबर है, ये आप ऑनलाइन में डालना, लायन डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको दिखाएगा, लियो कोलकाता दिशा। मैं लास्ट ईयर इसका प्रेसिडेंट था, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 इवेंट बुकड है, 10 इवेंट बुकड है मतलब 10 ठो इवेंट करवाना है। अब वो हर एक सेक्टर का है। पहले एक ठो सेक्टर पकड़े, कौन सा बोलो, हेल्थ। हेल्थ सेक्टर में हम लोग चाइल्ड कैंसर पे काम करते हैं, चाइल्ड के जिसको कैंसर है उनका इलाज पे काम होता है। उसके बाद इसी के अंदर आता है हेल्थ सेक्टर के अंदर विजन। लास्ट ईयर हम लोग करीब करीब 30 लोगों का वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है ना, वो करवा दिए थे। उसके पहले हम लोग 30 लोगों को वो करवा दिए थे, चश्मा दे दिए थे, विजन्स पे दे दिए थे। उसके पहले हेल्थ में बहुत कुछ होता है, बच्चों लोगों का चेकअप करवा देना, डेंटल, नॉर्मल, गुड टच, बैड टच होता है ना, लड़कियों लोग को, छोटा छोटा बच्चा लोग को सिखाना। अब तुम थोड़ा गांव में जाओगे या फिर थोड़ा बस्ती वगैरह में जाओगे, उन लोगों का नाखून में एक भयंकर इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू द डस्ट दे एक्यूमुलेट, ठीक है। और वो लोग खाते हो फिर उनको स्किन डिजीजेज वगैरह होने लगता है ड्यू टू द एरिया दे आर लिविंग, मतलब जहाँ पे वो लोग रहते हैं उस तरह से। अब जैसे कि जहाँ पे नॉर्मल बस्ती में क्या होता है, जो एकदम गंदा होता है, वहाँ बच्चा टॉयलेट कर रहा है, पानी नहीं डाल रहा है, उसी में लोग घूम रहे हैं, वही इधर उधर हो रहा है, तो इन्फेक्शंस क्रिएट होता है। तो इस पे काम होता है। दूसरा एसिड सर्वाइवर पे काम होता है। जितनी भी लेडीज़ पे एसिड मारा गया है जो हम लोग के यहाँ रजिस्टर्ड है, देयर आर 25 वुमेन रजिस्टर्ड इन एसिड सर्वाइवल अटैक्स ऑफ कोलकाता। तो देखो छोटा सा हम लोग का एक विजन है, ठीक है। इसमें हम लोग 5 एडवोकेट है बस जो काम कर रहे हैं, ठीक है। 5 एडवोकेट में 4 मेरे सीनियर है, काम तो हम ही को करना पड़ता है। अगर कोई सीनियर है मतलब तुम ही को करना है, सीधा हिसाब है, बाहर तो कुछ काम होने से रहा। वो लोग को जैसे हम बोलेंगे ना कि सर हम लोग को ना इस पे काम करना है, बोलेंगे ठीक है बोल के साइलेंट है, कुछ काम हो नहीं रहा उनसे करना, मतलब ग्राउंड लेवल मेरा है पूरा, ठीक है। तो हम लोग ये करते हैं, मेडिसिन अप्रोच रखते हैं। मेडिसिन अप्रोच क्या होता है पता है, जिन लोगों को मेडिसिन का ज़रूरत होता है मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जिनका इलाज ज़रूरत है करने का उनको मेडिसिन। राशन हो गया, ठीक है, राशन हो गया मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और लास्ट हो गया स्माइल। स्माइल में क्या होता है, हम लोग हर साल 2000 के ऊपर बच्चों को अपने हाथों से खाना बना के डब्बा पैक करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इवेंट है, तुम लोग को इसमें ले जाएंगे स्माइल में, ठीक है। उसमें एकदम मस्त ये होता है, हम बता दे रहे, सिल्वर स्प्रिंग है ना, सिल्वर स्प्रिंग करके एक जगह है, ठीक है। इट्स इन नियर तुम्हारा साइंस सिटी के पहले आसपास। तो वहाँ पे आप लोग चलना, वहाँ पे भी एक्टिविटी होता है। करीब करीब 2000 लोगों, मतलब समझी 2000 डब्बा बनेगा। अब इसमें ना वड़ा पाव बनाते हैं हम लोग खुद से, झालमुड़ी बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, फिर पैक करते हैं। अच्छा इवेंट होता है, बहुत भयंकर इवेंट होता है। ये करीब करीब तुम पकड़ लो जून जुलाई में होता है। स्प्रेडिंग स्माइल नाम है इसका। जून जुलाई में होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा गर्मी है, क्या है, खाना टिकेगा कि नहीं टिकेगा। क्योंकि हम लोग सुबह 9 बजे से लगे रहते, 2 बजे तक खाना बनाते, ठीक है। तुम टेंशन मत लो, इसमें सिर्फ हम लोग 1-2 जन नहीं रहता, जुड़ने वाले लोग तुमको पता है कितना रहेगा, करीब करीब नहीं करके 900 के ऊपर लोग रहेगा जो खाना बनाएगा मिल के। और वो सारे मेरे बच्चे रहेंगे, स्टूडेंट्स ही रहते हैं। तो ये उस तरह का इवेंट है। बट यही है, बोल के कभी सुनाया नहीं जाता कि ये सब काम होता है। ये तुम लोग को बता रहे कि आप लोग को ना सिर्फ दुनिया के अपने लिए नहीं कमाना है, थोड़ा सा ना ध्यान रखना सोसाइटीज़ का। कोई दिक्कत होने में तुमको हेल्प करना चाहिए। तुम्हारे 10-20 हज़ार का हेल्प से किसी का कुछ उखड़ने वाला नहीं, ना तुम्हारा उखड़ेगा। आज लॉस खाओगे, हैं करोगे, कल फिर आ जाएगा। हेल्प करना, आ जाओ। अब किसी को सिगरेट फूकने का पैसा मत दे देना। देखना, एक तो रास्ता में जाओगे ना, एक बूढ़ा आएगा, बोलेगा भूख लग रहा है, कुछ खाई नहीं है सुबह से, ऐसा करेगा, घर जाना है, ऐसा बहाना लेके घर जाना है, पैसा भूल गए, उन लोग को हेल्प मत करना। 10 रुपये लेके मस्त फेविस्टिक लेके सूंघेगा, नशा होता है बेटा। ये सब का आइडिया करना पड़ता है। इधर आओ, हम बताते हैं क्या सब रिकॉर्ड में बजवा रहा है। इधर आओ, इधर आ जाओ, यहाँ तक क्लियर हुआ। तुमको पता है पेट्रोल का भी होता है नशा, देख लीजिए, वाइटनर, पेट्रोल। अच्छा, यहाँ से नहीं पढ़ना बेटा,
अब आ जाइए गिफ्ट पे आ जाइए, केसेस पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छा से पढ़िएगा, फिर सम्स करेंगे, ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज खत्म। 10 मिनट का और हेड है बेटा, ओनली 10 मिनट्स बेटा, ओनली 10 मिनट्स, ठीक है। देखिए केस 1 सम्स है, करेंगे 5-6 तो ज़्यादा नहीं करेंगे। क्या तुम इतना, ये 10 मिनट में होगा, तुम तो इतना स्पेसिफिक हो गई, 10 मिनट में सब हो जाएगा। इधर देखो केस 1, एनी सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन, एनी सम ऑफ मनी विदाउट द अग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स कितना हजार, 50,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सर इसका मतलब तो समझा दीजिए। मान लो मेरे को कुछ रुपया मिल रहा है, और रुपया क्यों मिल रहा है, मैंने कुछ किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही रुपया मिल रहा है। शादी वाला तो टैक्सेबल नहीं है ना, तो उसमें भी कैश तो कुछ भी नहीं है। शादी में कुछ भी मिले टैक्सेबल नहीं है, कुछ भी, ज्वेलरी से लेके कुछ भी, ठीक है। और तुम क्या देती हो शादी में, बाल्टी उल्टी देती हो तो नहीं पता, लेकिन नॉर्मली बता दी, तुम लोग भरोसा नहीं क्या दे रही हो, तब भी कुछ नहीं। उसमें हम नहीं रहे, तो रेंट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। घर जो मिला उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ध्यान से सुनो, कोई भी पैसा मिला बिना कोई मतलब के, बिना कोई कंसिडरेशन के, और उसका अग्रीगेट कितना एक्सीड कर रहा है, 50,000 रुपया, तो फुल्ली टैक्सेबल। मान लो युवानी मेरे को 20,000 दी, मुस्कान 20,000 दी, फिरदौस 20,000 दी, सपना 20,000 दी, आसना 20,000 दी, तो इंडिविजुअली इन लोग कितना दिया, 20,000, लेकिन लिमिट से कम है 50,000। लेकिन यहाँ एक का बोल रहा है कि अग्रीगेट करने बोल रहा है, टोटल, समझ आ रहा है? तो 20, 40, 60, 80, 1 लाख, 50,000 से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा 1 लाख टैक्सेबल। कौन से हेड में बोलो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, डन है। लेकिन यही अगर ये लोग शादी में दे रहे हैं, मेरा शादी हो रहा है उसमें 20,000 दिया है, तो कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। मेन खुद शादी के लिए नहीं थे, बोलो क्यों, 20,000 आ रहा है ना। इधर आओ, केस क्या है, आपको क्या मिल रहा है, देखो, अरे जान इधर देखो, केस 2 है जो है वो मूवेबल, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। केस 2A 2B किस पे बोलो, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जानते हो तुम लोग? हाँ, जो मूव ना हो, वाह तुम तो एकदम अपने बगल वाली साथी की तरह हो, गाड़ी के साथ चाबी देंगे। सुनो ध्यान से, बोलो एनी क्या मिल रहा है, बोलो इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिना कंसिडरेशन के, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ विच एक्सीड कितना, बोलो तो 50,000 रुपीज। ध्यान से देखो, बोल रहा है कि अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है बिना कंसिडरेशन के, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स कितना, देखो यहां पे आपको कंसिडर करना है पर प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी का बात हो रहा है। ऊपर में एग्रीगेट किए थे टोटल में, यहां पे क्या है, पर प्रॉपर्टी। मान लो एक इंसान ने सामने वाले को एक फ्लैट दिया, ठीक है, क्लियर है अच्छी तरह से। अब ध्यान से समझना, ये जो फ्लैट दे रहा है इसको ऐसे ही बिना कंसिडरेशन का दे रहा है, ठीक है। अब बिना कंसिडरेशन का दे रहा है तो इसका फ्लैट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करोगे। मान लो इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकला 5 लाख, क्या 50,000 से ज़्यादा है? तो पूरा का पूरा 5 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके हाथ में कहाँ पे बोलो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर हो गया अच्छी तरह से। केस 2 भी देखो, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर कोई क्या है बोलो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, विदाउट कंसिडरेशन मतलब हम ऐसे ही प्रॉपर्टी दे रहे, उसके बदले कोई पैसा नहीं ले रहे, गिफ्ट पे प्रॉपर्टी दे रहे, उसी को विदाउट कंसिडरेशन बोलता है। तो वो टैक्सेबल
अगर 50 हज़ार से एक्सीड किया उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो कुछ तो पर्पस हो शादी करने का ताकि टैक्सेबल ना हो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गया जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड वैल्यू आपका, जो गवर्नमेंट के नज़र में प्रॉपर्टी का वैल्यू है। आ जाओ ध्यान से देखो, केस 2 भी समझो। ये बंदा इसको एक फ्लैट दे रहा है, जिस फ्लैट का जो दाम है वो है नॉर्मली, मतलब उसको जितना में बेच रहा है वो बेच रहा है कितना में बोलो, और ये बंदा इसको पेमेंट कितना कर रहा है 30 लाख फ्लैट दे रहे हैं। तो भैया इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम बोले बकवास नहीं करके सुनो, इस फ्लैट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, मान लो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, ठीक है। अब जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ा लिखा है यहाँ पे नहीं होगा, अभी समझ आ जाएगा, वो कैपिटल गेन पढ़ा होगा, कैपिटल गेन पढ़ा होगा ना। कैपिटल गेन में तुरंत वो लगा देगा 50C। 50C में क्या, इसके हाथ में वो तो कैपिटल गेन है ना, इसके हाथ में क्या है बोलो, कैपिटल गेन है ना। तो कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन इसके हाथ में कितना होगा 30 लाख नहीं होगा। कंपेयर करते हैं 110% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। पढ़े हो? जब इसको रुपया मिल रहा है प्रॉपर्टी बेच के लिए तो इसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे ना। तो लॉ बोलता है सेल कंसिडरेशन वो नहीं जो तुम्हारा है, वो रहेगा जो हम लोग निकालेंगे। तुम लोग का बाल वाल से टॉपिक आगे बढ़ा तो हम पढ़ाएं। हो गया बाल का टॉपिक, इस उम्र में आके इतना साल पढ़ाएंगे और बाल का टॉपिक सुन, क्या बोले, बस शांति एकदम। तुम जोश जोश में हाँ बोलिए, तुम समझी हो? वो नंबर 2 वीडियो तुम ही छोड़ी थी ना इसका। इधर आओ। सेल कंसिडरेशन कितना है, लेकिन हम लोग ये लेंगे क्या? हम लोग क्या करते थे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर ज़्यादा है 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन से, याद आ रहा है? तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है 50 लाख। अब 110% कितना हुआ बोलो तो 33 लाख। यस और नो? ज़्यादा है तो सेल कंसिडरेशन मेरा कितना रहेगा 50 लाख। याद आया? ये तो तुम लोग कर लिए इसका ट्रीटमेंट। अब इस गधा को भी 50 लाख का फ्लैट कितना में मिल जा रहा है? कितना में मिल जा रहा है? 30 लाख में। यहाँ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका? इसीलिए यहाँ पे लिखा है एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन। ये जो कंसिडरेशन है ये एक तरह से इनएडिक्वेट है। एक तरह से क्या बोलो? इनएडिक्वेट है। आज हम तुमसे पूछते हैं इस बंदा को 50 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वाला फ्लैट कितना में मिल जा रहा है? 30 लाख। तो तुमको नहीं लगता बेचारा ये टैक्स दे 50 लाख में और ये आराम से घूमे? इसको भी तो टैक्स लगाना चाहिए ना, क्योंकि इसको भी तो बेनिफिट हो रहा है ना, कुछ जो इन काइंड हो रहा है गिफ्ट के फॉर्म में। तो लॉ बोलता है ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग ना ठीक से समझेंगे, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, ठीक से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अब देखो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा आप वैसा उसके हिसाब से इसको करेंगे। ठीक है?
अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनएडिक्वेट, मतलब ये वाला मैंने क्या लिखा, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लिखा है ना, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। प्लीज़ इसको पढ़िए एक बार, क्या करने बोल रहे हैं ये पढ़िए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, पहला बात ये प्लस नहीं है, ये एंड है, ठीक है, प्लस नहीं है, क्या बोलिए, एंड है। चलिए आगे बढ़े। बेसिकली क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, जो भी आप करेंगे, दो तरीके, अभी तो कुछ बोले नहीं थे सर आप यार। वाइब समझ आता है हमको, अब प्रॉब्लम मेरा है तुम्हारा नहीं। पढ़ो, पर प्रॉपर्टी, क्या बोलो, पर प्रॉपर्टी, पर प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेंगे। यहां पे आपको क्या करना है, पहले चेक करना है जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसको माइनस कर दो, किससे बोलो तो, कंसिडरेशन से, ठीक है। जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसको माइनस कर दो, क्या बोलो, कंसिडरेशन से। कर दिए? तो हम लोग के क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है जान, 50 लाख, और कितना कंसिडरेशन है, 30 लाख। माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 लाख आ रहा है। चेक करो तो क्या वो ज्यादा है 50,000 से, 50,000 से ज्यादा है, ओके। अगर ये 50,000 से ज्यादा है एंड जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो भी, जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो मोर देन है 110% ऑफ, क्या बोलो, सेल कंसिडरेशन से। हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, क्या वो ज्यादा है 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन से? जो वहां पे 50C लगाते थे वो यहाँ पे ऐसे लगा के देखना है, ठीक है। 50C में यही ना करते थे। तो पहला कंडीशन, क्या वो ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। दूसरा, क्या जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो ग्रेटर देन 50,000 है, हाँ 50,000 है, तो टैक्सेबल हो जाएगा, क्या बोलो, ये अमाउंट, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं बहुत अच्छा से, ठीक है। देखिए 10% ऑफ कंसिडरेशन लिखा है, तो तीसरा वाला तो मिला नहीं बाबू, यहाँ पे 10% ऑफ कंसिडरेशन का ना, देखो ये जब छप रहा था ना तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो वो मैं करेक्ट कर दिया। मैं तो पढ़ा लिखा हुआ हूँ ना, तो मैं करेक्ट कर दिया, मैं अच्छा से समझा दे। ये एग्जैक्टली वहाँ प्लस लिख दिया गया है। अगर हमको नहीं आता तो अभी हम वही पढ़ा दिए होते तुमको। क्या हम डिस्कस करें और एक बार? प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। बेटा आप वहाँ पे 50C लगाए थे ना, हाँ, तो अब तुमको ना इंसान बदल के उसका कैलकुलेट करना है। उस समय तुम कैलकुलेट कर रहे थे इसका, है ना, मान लो ये मिस्टर ए है, तुम इसका कैलकुलेट कर रहे थे। अब तुमको कैलकुलेट करना है मिस्टर बी का, क्योंकि इसको भी तो एक 30 लाख का फ्लैट कितना में आ रहा है, मतलब 50 लाख का फ्लैट कितना में आ रहा है, 30 लाख में। तो लॉ बोलता है अगर किसी व्यक्ति का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा उसका 110% ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है 50 लाख, उससे ज़्यादा क्या है, क्या 110% से ज़्यादा है? आंसर इज यस। कौन आँख से देख रही है भाई? आंसर है क्या बोलो, आंसर है क्या बोलो, यस, ज़्यादा है। देन उस केस में क्या करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को माइनस करेंगे किससे, कंसिडरेशन से। कितना है, 50 लाख माइनस 20 लाख। देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस क्या करना है, कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है ना, माइनस क्या 30 लाख, तो कितना डिफरेंस हुआ, 20 लाख। अब इसको कंपेयर करोगी, इसको कंपेयर करोगी, इसको कंपेयर करोगी किससे, क्या वो ज़्यादा है किससे, 50,000 से। अगर यस तो ये वाला अमाउंट फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा।
जैसे 50C एप्लीकेबल होने के लिए चेक करना पड़ता था ना स्टैम्प ड्यूटी से वैल्यू है ज़्यादा है क्या, वैसे ही पहले वो चेक कर लोगे ज़्यादा है क्या, अगर है तब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन करोगे। अगर वो अमाउंट ज़्यादा आता है किससे बताइए 50,000 से, तो फुल अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। कम आता है कुछ नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। अगर 50,000 रहेगा तो भी नहीं होगा। डन, क्लियर है। हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, ये वाला पढ़िए, एकदम सेम है 50C की तरह। कल IDT है। हाँ लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़ाया था IDT में? लाइबिलिटीज ना। कल दूसरा चैप्टर कंप्लीट होगा, परसों तीसरा चैप्टर। पहले बता दे रहे GST 1 डे टॉपिक करेंगे, सिर्फ ITC में 2 दिन लेंगे, कुछ चैप्टर जो बड़ा है उसमें 2-2 दिन लेंगे, बाकी में 1 दिन में ही करेंगे, चाहे उसके लिए तुम 3 घंटा पढ़ो। वी हैव टू बी फास्ट सो दैट वी कैन डू लॉट ऑफ सम्स, लॉट ऑफ रिविजन, लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। क्योंकि कोई अपना सिलेबस दिखाना नहीं है कि कंप्लीट हो गया, देखा, ये नहीं करना है, प्रैक्टिस करवाना है। क्योंकि जब तक तुम लोग खुद से नहीं कुछ करेगा, कुछ होने वाला जाना कुछ नहीं होता एग्ज़ाम में। खाली टीचर का सेटिस्फैक्शन पे मत जियो, देखा हो गया, हाँ हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, वैसा हिसाब नहीं। अबे क्या पढ़ रहा है, 50C वाला ही है, वैल्यूएशन ऑफिसर बोलेगा ज़्यादा। अब कैपिटल गेन भूल गया तो नहीं पता भैया। अब सुनो, इधर आ जाओ, केस 3A। ये पूरी तरह से किस पे डील करता है बोलो? मूवेबल प्रॉपर्टी पे। किस पे डील करता है बोलो? मूवेबल प्रॉपर्टी पे। तुमको हम फिर से रिपीट करते हैं। इमूवेबल पर प्रॉपर्टी का देखोगे, मूवेबल जो है एग्रीगेट में देखोगे, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे ना मूवेबल का मतलब ये नहीं कि हर वो प्रॉपर्टी जो मूव करे, मूवेबल का मतलब ये नहीं हर एक प्रॉपर्टी जो क्या करे बोलो, मूव करे। यहाँ पे वो लोग स्पेसिफाई कर दिया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कौन है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आएगा यहाँ पे वो लोग स्पेसिफाई कर दिया गया है। क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा देखो, यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है, बट यहाँ पे देखो ये वाला शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियंस, ये सब के सब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। वो बिस्किट नहीं आता है, गोल्ड बिस्किट बार बार, वो सब है। क्लियर है? ये सब के सब क्या है बोलो? मूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में कार दिया हुआ रहेगा, कार गिफ्ट में दिए, आएगा क्या? आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी में, गिफ्ट में नहीं आएगा कार। हम इसीलिए तुम लोग का सब दहेज वहेज सब निकाले दिमाग से, कार, बुलेट, गाड़ी, ये सब नहीं आ रहा मूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब ये देखो, एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या प्रॉपर्टी है बोलो? विदाउट कंसिडरेशन दिया जा रहा है आपको, किस में? बिना कंसिडरेशन में, जिसका अग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड करता है कितना? 50,000 रुपया से। तो जितना भी वैल्यू एक्सीड करता हो पूरा टैक्सेबल। मान लो मेरे को 4-5 मूवेबल प्रॉपर्टी मिला, उसका वैल्यू एक्सीड कर जाता है 50,000 से, तो सबका सब टैक्सेबल। एग्रीगेट, यस ब्रो, तो ऐसे ही जाएगा। जाएगा, जाने वाले को कौन रोका है? और केस 3 भी बोलता है कि अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है कुछ कंसिडरेशन पे, कुछ मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब जितना लेना चाहिए था पैसा उतना तो लिए नहीं है, तो उस केस में अग्रीगेट करके फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी का माइनस कर देना कंसिडरेशन से, टैक्सेबल।
समझ आ रहा है? मान लो थोड़ा सा तेज होता है तुम लोग कोमा में चला जाता है। मान लो ज्वेलरी, बस थोड़ा सा एक बार बोले हो समझेगा, चलो हटो। तो पूरा एकदम ज्वेलरी दिए तुमको, ठीक है? ज्वेलरी का दाम कितना है? हम तुमको दे दिए 3 लाख में, कितना कम में दिए? तो लॉ बोलता है कि आपको क्या करना है कि इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 10 लाख, तुमको कितना में दिए? कितना आया? बोलो ना। 7 लाख आया पूरा का पूरा टैक्सेबल। अगर वो ये जो 7 लाख है 50,000 से एक्सीड तो कर ही रहा है, पूरा का पूरा क्या हो गया? टैक्सेबल। अच्छा ही है ना? तो 50,000 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या है कि तुम जानबूझ के फेवर करके पैसा ज़्यादा दे रहे हो। एक गिफ्ट का लिमिट होता है बेटा, तुम एक इंसान को गिफ्ट किस लिमिट तक का दे सकते हो? किसको? वो लोग का वो सब उतना कमाने का इनकम है बेटा, लेकिन अपने औकात के अनुसार ही इंसान गिफ्ट देता है। तो ये मिडिल क्लास के लिए बना है। ओपन बोल रहा 50,000, क्योंकि तुम्हारे एक लिमिट है। अभी तुम शादी ब्याह में जा रही हो किसी के, तो तुम भी तो गिफ्ट दे रही हो, उसके लेने ना। हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम लोग गिफ्ट का तो एक लिमिट देते हैं ना। कल को हमको कुछ गिफ्ट देना है, मान लो तुम लोग में से कोई अच्छा मार्क्स लिया, एग्जाम्शन ले आया, तो हम चॉकलेट का एक डब्बा देंगे, उसका लिमिट तो 2000 तक ही रहेगा ना, उससे ज़्यादा थोड़ी ना जाएगा। और अगर हम उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो ज़रूर कुछ चक्कर है, तभी तो दे रहे हैं, उसको निकालना पड़ेगा। तो टैक्स वाला बोलता है चक्कर है तभी तुम 50,000 से ज़्यादा दे रहा है। और हम तुम लोग को पास हुआ आईफोन दे दिया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ का बात नहीं है, बोलने का बात है कि गवर्नमेंट बोलता है गिफ्ट को गिफ्ट जैसा दो। कभी कभी अपना इनकम बचाने के लिए तुम सामने वाले को गिफ्ट दे देते हो जानबूझ के, ताकि तुम्हारे कम नहीं। रहने को तो आपके पास बहुत रह सकता है, बट अगर छापा पड़े तो एक्सप्लेन कर देना कहाँ कहाँ से आया है। बार बार तेरा सुई मैरिज में क्यों अटका है? मैरिज में कुछ भी दो ना तुम, टैक्सेबल ही नहीं है, जो देना दे दो, किडनी लिवर। चलो आप समझ करो, बदमाशी मत करो। हो गया इनकम बता से खत्म। डिविडेंड पापड़ी चाट। तुम पहले घर में 2 तो घर ढूंढो। कुछ नहीं पढ़ना उस सब नहीं करोगी, ठीक है बाय। अच्छा से जाना, बारिश होगा। अरे आओ ना, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना पढ़ना कर रही हो, पहले समझ करो तो ठीक है, मत पढ़ना तुम। बोलते रहते समझ नहीं पाते हम कभी कभी। ए चुगली लोग, क्वेश्चन नंबर 1, बुक ही नहीं खोले हैं करने में व्यस्त है। ये ठीक है, सॉल्व हो गया ना? ये वाला कर लिया ना तुम लोग? करेक्ट है ना? देख लो, मैच कर लो, ठीक है। एजम्पशन लेते हुए चल रहे थे इसीलिए। अब एक बार ना रिलेटिव का डेफिनेशन में हो। नहीं पढ़ना है तुम लोग को? पढ़ाओ भी तो तुम लोग भाव भी सुन देखो। पागल तुम लोग, एक नंबर का पागल आना मत एकदम उठा के फाइनल में, हाँ के दिखाना पैर तोड़ देंगे। इधर देखो, रिलेटिव देखो क्या है। रिलेटिव के अंदर कौन कौन आता है? बोलो कौन आता है? नंबर 1 स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तुमको एसएससी के नज़र पे सोचना है। एक इंसान है,
उसकी बीवी जो रहेगी, मतलब अगर मेल है तो बीवी रहेगी, फीमेल है तो हस्बैंड है, नॉर्मल होता ही है, ठीक है। तो जो स्पाउस है वो रिलेटिव में आएगा। ब्रदर सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, उसका भाई बहन आएगा। स्पाउस का ब्रदर सिस्टर, मतलब मान लो उसका जीजा साला साली जो भी, ठीक है ठीक है ठीक है, माँ बहन नहीं करो। फिर ब्रदर सिस्टर ऑफ आइदर पेरेंट्स, तुम लोग हमको समझाने देगा नहीं, फिर बोलेगा समझ आ नहीं रहा। देखो इधर, इसके नज़रों से समझना, इसके नज़रों से, ठीक है। इसके नज़रों से सबसे पहला जो इसके फैमिली में आएगा वो कौन आएगा? स्पाउस, ठीक है। फिर इसके नज़रों से इसका जो भाई और बहन है, क्या है? बहन, ठीक है। तो ब्रदर और सिस्टर ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल। फिर स्पाउस का, जब इसका भाई बहन खानदान में आएगा तो इसको बुरा लग जाएगा, तो इसका भी भाई बहन लोग खानदान में ले लिए, ठीक है। अब सुनो ना यार, इन लोगों का पेरेंट्स होगा, इसका भी लड़का का पेरेंट्स होगा, वो भी फैमिली में आएगा। लड़की का भी जो भी क्या रहेगा बोलो, पेरेंट्स रहेगा, वो भी फैमिली में आएगा। डन है ना? अच्छी तरह क्लियर हो अच्छी तरह से। उसके बाद इसके पेरेंट्स का, इसके खुद के पेरेंट्स का अगर कोई ब्रदर और सिस्टर है वो भी रिलेटिव में आएगा। हम डायग्राम बनवा दे क्या अच्छा से? बनवा दे, बनवा लो, फायदा उठा ही लो। क्या बोल रही है रे? समझ आ गया? देखो देखिए, उसको समझ आ गया आज। इसमें है क्या? पहले हिंदी लैंग्वेज में तो लिखा हुआ मार्केट देख रहे थे, ठीक है चलो बनाओ, तुम लोग जीने भी नहीं देगा। इधर देखो, अब ध्यान से समझना, जैसे हम बना रहे वैसे ही बनाना, जैसे हम बनाएंगे वैसे ही बनाना, ठीक है। हम लोग इसके नज़र से देखेंगे। धीरे बोलना, आसना सब आ रहा है आवाज। मेरा चुगली भी जोर जोर से करेगी। इधर आ, ये जो इंडिविजुअल है, ये क्या बोलो? इंडिविजुअल है। अब ध्यान से सुनो, इसके नज़रों से समझना। किसके नज़र से समझना है? इसके नज़र से समझना है, ध्यान से। इंडिविजुअल का नॉर्मली आपको क्या देखना है? ध्यान से देखो, सबसे पहला जो एक तरफ आ रहा है इस साइड, वो आएगा कौन बोलो? स्पाउस, ठीक है, रिलेटिव में आएगा। क्लियर है? अब जो स्पाउस का वाइफ, ब्रदर और सिस्टर, वो भी मेरे रिलेटिव में आएगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? मैं क्या बोला? ब्रदर एंड सिस्टर। अब सुनो, ब्रदर भी आएगा, सिस्टर भी आएगा, और ब्रदर एंड उसकी स्पाउस, सिस्टर एंड स्पाउस भी मेरे रिलेटिव में आएगा। डन है अच्छी तरह से? यहां तक क्लियर हुआ? अब पहले ना बीवी साइड का कंप्लीट कर लेते हैं ताकि बुरा ना माने वो। स्पाउस के जो मदर एंड फादर है वो भी आएंगे, ठीक है। और स्पाउस के अगर कोई भी तरह से लीनियन एसेंडेंट है, क्या बोलो? लीनियन एसेंडेंट, दादा दादी, परदादा, परनानी एंड स्पाउस, सब रिलेटिव में आएगा। क्लियर है क्या अच्छी तरह से? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? बोलो ना यार, हाँ या ना? क्लियर हुआ? अब चलो नेक्स्ट, स्पाउस वाला क्लियर हुआ। अब इधर आ जाओ, पहले तुम लोग स्पाउस वाला कवर कर लिया। अब इधर कौन आएगा? ब्रदर एंड स्पाउस और
सिस्टर एंड स्पाउस। हाँ, ब्रदर एंड स्पाउस, सिस्टर एंड स्पाउस, ठीक है। अब ये जो बंदा है इंडिविजुअल, इसके भी क्या रहेंगे, मदर एंड फादर। क्लियर है, मदर एंड फादर। अब इस मदर एंड फादर के, इस मदर एंड फादर के ब्रदर एंड स्पाउस, क्लियर है, और सिस्टर एंड स्पाउस। हाँ, क्लियर है। मदर एंड फादर के ब्रदर एंड स्पाउस, यानी कि मदर के ब्रदर मतलब मामा मामी, क्लियर है। पापा के ब्रदर मतलब अंकल आंटी, यानी कि चाचा चाची, क्लियर हुआ। उसी तरह मदर की बहन हुई मासी और फूफा जी, मौसी फूफा जी बोलते हैं ना, मौसा जी बोलते हैं। और फादर के नहीं, उतना खानदान हमको पसंद नहीं है। फादर वाले साइड से अगर हुआ तो बुआ और फूफा जी बोलते हैं, वही, क्लियर हुआ। अब इससे इजी नहीं होगा, वो क्लियर है नहीं है। तो फादर एंड मदर का भी कोई भी तरह का क्या होगा, बोलो, लीनियर असेंडेंट। डन, लीनियर क्या बोलो, असेंडेंट। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। अब सुनो, यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब जो हम समझा रहे, ध्यान से समझो। अब हम लोग का मेहनत भी तो होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो सन डॉटर वो सब रहेगा, बाल बच्चा हम लोग का, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डिसेंडेंट, बस। और उसका स्पाउस भी ले लो। आज के लिए इतना ही रखो। और सुनो ना, कल ना आईडीटी रुक जाओ, ये फिर तुम एक हफ्ता बाद भूल जाएगा इसको। कल इसका सम्स कर लो, ठीक है। आ तो गए ना, उतना खानदान नहीं बढ़ाना है। वाइफ के सिर्फ मदर फादर को ही पहचान लिए, वाइफ के ब्रदर और बहन को भी पहचान लिए, उसके दादा अब उसके मामा, उसके बुआ, इतना खानदान बड़ा करने का जरूरत नहीं है।